अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जैसी भाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 13, एक न्यू चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। इसमें नेचर ऑफ लाइट और लाइट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो फिनोमिनाज हैं, लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी स्टडी है। अपने साथ रजिस्टर और बुक, कैलकुलेटर रख लें। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल ये लेक्चर मिलेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको कैटेगरी वाइज कराता हूँ। आज भी इंशाल्लाह कैटेगरी वाइज चलेगा। पेज नंबर 303 पर मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। अच्छा, बुक अगर खोलेंगे तो ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना, मिक्सअप है। इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे और न्यूमेरिकल भी। तो ये हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिसिंग जो मिलेंगे, अगर तो वो न्यूमेरिकल के वो पार्ट 2 लेक्चर में जाएंगे इंशाल्लाह। जो थ्योरी के हैं वो न्यूमेरिकल्स के साथ हम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप में से कोई सोचेगा ये रैंडम न्यूमेरिकल्स क्यों हैं। अगर बुक खोलेंगे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी मिक्सअप है। कैटेगरी 1 जो है, इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था तकरीबन 1801 में। 200 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। उसने नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए एक बड़ा नॉवेल एक्सपेरिमेंट किया था और वेव नेचर तक पहुंचा था वो इस कंक्लूजन में। तो अब इसके वैसे तो थ्योरी बहुत लंबी और कई न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, लेकिन बुक में एक ही न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में थ्योरी भी लिखिएगा थोड़ी सी मेरे साथ, न्यूमेरिकल तो आसान ही है। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें होता ये है कि एक डबल स्लिट होती है इस तरह से, स्लिट 1 और स्लिट 2। उससे लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होकर एक स्क्रीन पे पहुंचती है। तो ये जो स्लिट्स की सेपरेशन होती है उसको डी कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। स्क्रीन से लेकर जो ये फासला होता है स्लिट्स का, इसको कहते हैं एल। और जहाँ पे स्क्रीन पे फ्रिंजेस आ रही होती है, फ्रिंजेस का मतलब है पैटर्न ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, यानी ऑल्टरनेट स्पेक्ट्रम आते हैं, उसके टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो स्पेसिंग होगी उसको कहा जाएगा फ्रिंज स्पेसिंग। अब अगर ये आपको समझ में आ गया, और इस पूरे चैप्टर में जो कॉमन बात है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा, क्योंकि लाइट से मुताल्लिक ये चैप्टर है। तो लाइट की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है जो उसको स्टडी करवाती है वो है वेवलेंथ। तो लैम्डा जितने नज़र आएंगे वो सारे वेवलेंथ के होंगे। हर टॉपिक में वेवलेंथ लैम्डा तो हो गई होगा। तो ये एक चीज़ तो मैंने सब न्यूमेरिकल की एक साथ ही बता दी कि लैम्डा वेवलेंथ। सवाल में लिखा हुआ है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिंगल वेवलेंथ रखती है या सिंगल कलर रखती है, जो हमारी विजिबल लाइट है। आसान सी बात, जो विजिबल रेंज है, रीजन है, विबग्योर जिसको कहते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का रीजन है। एंगस्ट्रॉम यूनिट, इससे दो पैरेलल स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया यानी रोशन किया गया। स्क्रीन 3.3 मीटर अवे, ये हो गया स्क्रीन कितनी दूर है स्लिट से, ठीक है। वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज़ 1.8। दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान, एडजेसेंट मतलब कंसेक्यूटिव, उनके दरमियान का फासला दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी डी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लंबा है, आंसर छोटा है कितना वर्डिंग है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा है, एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब जो बारीकियाँ आ रही नोट करते हैं। वेवलेंथ जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, सही।
तो अब इसको हम मीटर तक ले जाएंगे SI यूनिट के लिए। तो 6900 को 10 एक्सपोनेंट -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 3 डेसिमल मूव कर दें तो ये -7। कैलकुलेटर ना भी यूज़ करें, वरना करें तो आपकी मर्ज़ी। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। मीटर बन गया। डिस्टेंस स्क्रीन का फासला L है, इसमें बचत हो गई, मीटर में ही बना बनाया दिया हुआ है, नो कन्वर्जन। फ्रिंज स्पेसिंग, दो एडजेसेंट फ्रिंजेस कितनी दूर है, डेल्टा एक्स उसका सिंबल है। ये सिंबल सही से याद कर लें जो मैंने डायग्राम में दिखा दिया। फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा एक्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन L, और डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स स्मॉल d। डेल्टा एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 100। हर कोई जानता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मीटर बन गया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स का सिंबल d। इस फॉर्मूले को कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग फार्मूला। पक्का कर लें, बहुत काम आता है। इफ़ 3 आर नोन, फोर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें 4 अननोन्स हैं, 3 अगर मालूम हो तो चौथा आ जाएगा। डेल्टा एक्स इसमें अब हमें पता है, लैम्डा में इसमें पता है, L इसमें हमें पता है, D चाहिए। तो फार्मूला मेकिंग में करता हूँ, पहले D उधर गया, डेल्टा एक्स अपॉन में वैल्यूज़ रखें, वेवलेंथ की, डिस्टेंस लेंथ की और फ्रिंज स्पेसिंग की। कैलकुलेटर चलाएं, आपके सामने आंसर आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड से। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई अलग से कीजिएगा फिर डिवाइड। तो ये मीटर में आ गया स्लिट्स सेपरेशन, सही है, मीटर में। अगर ये बहुत छोटा जवाब है -4 पावर -3 तो आप इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है अगर मिलीमीटर करना चाहें, क्योंकि 10 की पावर -3 जो होगा मीटर वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर। अगर इसको मैं 10 की पावर -3 अभी बना दूँ तो ये मिलीमीटर में भी आ सकता है, लेकिन करना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो एक ही न्यूमेरिकल इस कैटेगरी का है, वरना इसके ज़्यादा होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगरी 2, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस है जो इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर करती है। नाम में ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, मीटर आ रहा है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर। तो अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो ये माइकलसन एक फिजिसिस्ट था, उसने इंटरफेरोमीटर इजाद किया था या बनाया था, डिज़ाइन किया था। ये इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर करता है, यानी यंग्स डबल स्लिट ने इंटरफेरेंस दिया तो मेजर किस चीज़ से करेंगे, इंटरफेरोमीटर से, सही है। अब इसका जो फार्मूला है वो भी एक ही है, पहले फार्मूला देख लें फिर उसके ज़रिए थ्योरी सुन लें और फिर न्यूमेरिकल ये भी छोटा है। x = m λ/2। इंटरफेरोमीटर जो होता है ना, अगर इसकी भी थ्योरी आपने पढ़ी हो, इसमें मिरर्स लगे हुए होते हैं। एक मूवेबल मिरर होता है, वो मूवेबल मिरर स्लाइड करते हैं रोलर के साथ, तो फ्रिंजेस जो है ना वो स्क्रीन पे गुजरती हैं। फ्रिंजेस यानी ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है मूव करती हैं। और एक फिक्स मिरर होता है। मूवेबल मिरर के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये होता है कि वो फ्रिंजेस को पास होने में उसकी तादाद बयान करे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और दूसरा ये कि वो पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज या पाथ डिफरेंस के ज़रिए स्टडी करवाता है फ्रिंजेस की। क्योंकि अगर दोनों फिक्स पोजीशन पर हो जाएंगे मिरर्स तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा और सिर्फ फिर ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, डार्क नहीं आएंगी। तो ब्राइट डार्क दोनों के लिए होता है उसका मूवेबल मिरर का काम। अब इसमें लैम्डा जो है वेवलेंथ ने बता दिया था, एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी मिरर कितना मूव किया वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है। साइड पे लिख लें कि एक्स, ऐसे डाटा में लिख दिया मैंने, फिर भी कि थ्योरी भी बन रही है। एम जो है कितनी फ्रिंजेस पास हुई, ऑर्डर या नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कि हाउ मेनी फ्रिंजेस पास, एम तादाद है, ठीक है। सवाल पे आ जाए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एडजस्टेड सो दैट ब्राइट फ्रिंज अपीयर ऑन द स्क्रीन। ब्राइट फ्रिंज इसलिए बोला कि ब्राइट फ्रिंज का ये फॉर्मूला है, डार्क बोल देगा तो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, लेकिन डार्क फ्रिंज का न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। लेकिन ज़बानी बता दूं तो कि अगर डार्क फ्रिंज हो तो यहाँ पे m+12 आ जाएगा, m+12 इस तरह से साइड पे लिख लें मुश्किल वक्त के लिए या अनएक्सपेक्टेड वक्त के लिए, m+12 हो जाएगा तो डार्क फ्रिंज। क्योंकि देखिए सवाल में ब्राइट फ्रिंज लिखा है, इस चैप्टर में ये बहुत ज़रूरी है कि ब्राइट फ्रिंज है कि डार्क फ्रिंज है, वरना क्वेश्चन के फॉर्मूले बदलते जाएंगे। वन ऑफ द मिरर इज मूव, देखें आया ना, मिरर को मूव किया, कितना मूव किया, 25.8 माइक्रोमीटर।
तो कितनी फ्रिंजेस गुजरी, 92 तादाद आ गई। कह रहे किस वेवलेंथ के साथ ये इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट 25.8 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, सही है। तो ये माइक्रोमीटर से मीटर बन गया 10⁻⁻6 से, ठीक हो गया। नंबर ऑफ फ्रिंजेस इस टॉपिक के लिहाज से m है, तो m हो गया 92। वेवलेंथ पूछ रहा है, पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, फिर भी जो चीज़ चाहिए वो मैं फार्मूला मेकिंग कर लूँगा। 2 उधर क्रॉस हो जाएगा, 2x, m डिवाइड में चला जाएगा, फिर पुट एंड गेट है, 2 के बाद x रख दे, कन्वर्जन के वैल्यू रखनी है, भूल से ऊपर वाली मत रख दीजिएगा। उसके बाद m की वैल्यू जो है 92 वो रख दें। ये मैं यहाँ पे कह रहा था आपको कि मल्टीप्लाई अलग से करें फिर डिवाइड करें, और सारे ये वर्टिकल कीजिएगा। आप कई यूट्यूब चैनल देखते होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिहाज से मैं नहीं कहता कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इम्तिहान के लिहाज से तैयारी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये वर्टिकल सारा स्टेप कीजिए, डाटा रिक्वायर्ड किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है सब मैं बयान कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो करके इम्तिहान के लिए बेस्ट रिज़ल्ट की तैयारी और कोशिश कर रहे हैं या नहीं। तो मल्टीप्लाई किया अलग, डिवाइड किया, फिर आ गया मीटर में। अब यहाँ पे ये मीटर में आ गया है। एक चीज़ लिख लें अपने पास कि अक्सर वेवलेंथ कोशिश करें कि नैनोमीटर में लिखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट दुनिया में बन गया है आज वेवलेंथ का। एंगस्ट्रॉम यूनिट भी है, कम इस्तेमाल होता है, मीटर भी है, कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि विजिबल रीजन जो है ना उसकी स्टडी नैनोमीटर में चल रही है अक्सर बुक्स में, अक्सर पब्लिशर्स, अक्सर टीचर्स के साथ। तो इसकी आदत बना लें। नैनो का मतलब है 10⁹। अब ये मीटर है, सही है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, सही है। तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10⁹ से, तो ये 9 - 7 2 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर ना भी हो तो मैं सिखा दूँ टेक्निक। पॉजिटिव 2 है तो राइट पे 2 डेसिमल मूव कर दें, नेगेटिव है तो लेफ़्ट पे मूव कर दें। तो अब मैंने राइट पे 2 मूव कर दिया, तो देखें 560.8 बगैर कैलकुलेटर के आ गया। नैनोमीटर इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन इंटरफेरोमीटर। आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको रिवर्स करके भी कीजिएगा। हाउ मैनी फ्रिंजेस पास, m क्वेश्चन मार्क पूछ दे, वेवलेंथ दे दे। पिछले को भी रिवर्स करके कीजिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, l क्वेश्चन मार्क कर दे। सेपरेशन ऑफ स्लिट्स d गिवन कर दे। इसमें वेवलेंथ पूछ ले। देख रहे हैं सर आगे पीछे जा रहे हैं समझाने के लिए, वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं। कैटेगरी 3 एक कैटेगरी की एक न्यूमेरिकल, लेकिन आगे जो लेक्चर 2 है उसमें जितने न्यूमेरिकल वो सारे इंशाल्लाह डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के होंगे। उसके उन्होंने 3-4 रख दिए हैं, इन सब के एक रखे हुए। क्या कर सकते हैं भाई, बुक लिखने वाला जानते हैं। कैटेगरी 3 है न्यूटन रिंग्स, नाम में ही आ रहा है सामने न्यूटन रिंग्स। न्यूटन ने बड़े कंट्रीब्यूशन दिया है फिज़िक्स में, मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, मैथ्स में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड ईयर में देखिएगा। फिज़िक्स में तो देखते ही रहते हैं, इसमें लाइट में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। लाइट के इंटरफेरेंस के ऊपर इसने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी बुनियाद पे इसने न्यूटन रिंग्स दरियाफ्त किए थे, उसी के नाम पे चल रहा है न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग ये होते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है ना, यानी गिरती है उसके ऊपर रोशनी, इंसिडेंट होती है, तो नीचे बड़ा खूबसूरत जो है पैटर्न बनता है रेयर से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से। इसको कहा जाता है न्यूटन रिंग। इसका जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो हमेशा डार्क होता है, डार्क सेंटर थ्योरी भी आ रही है आपके सामने। और ये रिंग्स जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, इसलिए इसके नाम में आ गया रिंग्स, सर्कुलर होंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आपके जो लेंस है उसके नीचे जो एयर फिल्म ट्रैप हुई है, एयर फिल्म, क्योंकि एयर फिल्म बड़ी जो है थिन होती है, एयर फिल्म से जब रोशनी गुजरती है ना तो वो रिफ्लेक्ट के साथ रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि ग्लास प्लेट के ऊपर रखा होता है ये लेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका वो भी है, थ्योरी का क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो उसके साथ ये मैच करके कर लीजिएगा तो बेस्ट हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू के चैप्टरों की तो डाली है, बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि सर
थ्योरी क्वेश्चन भी आप अपलोड करें यूट्यूब पर। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग फीडबैक दें और मुझे पुश करें तो इंशाल्लाह मैं थ्योरी, जैसे ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल के साथ, तफसीली पूरा यानी उसका सवाल, ठीक है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। न्यूटन रिंग बन रही है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ लाइट के साथ। वेवलेंथ हो गई, वेवलेंथ हो गया लैम्डा, नैनोमीटर अभी बताया था, नैनोमीटर से मीटर जाएंगे 10⁻⁹ से, ठीक है। अच्छा ये ख्याल रखिएगा, बड़े से छोटे में, यहाँ पे मैं मीटर से गया था नैनोमीटर तो मल्टीप्लाई, ज़रा गलती ना हो, जगह है कहीं, मीटर से अगर आपको नैनोमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। यहाँ पे देखिए नैनोमीटर से मीटर जा रहे हैं, तो नैनोमीटर से मीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ये बच्चों वाली बात है, लेकिन बता रहा हूँ कि एक गलती और ये आसान न्यूमेरिकल 4 मार्क्स सेक्शन बी में बोर्ड एग्ज़ाम में कितनी कीमत है उसकी, ज़ाया ना हो जाए खुदा ना खास्ता। तो ये देखें बारीकियाँ, टाइम, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मिल मिलाकर। तो नैनोमीटर को मीटर बना दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जहाँ पे वो लेंस रखा हुआ है उसका रेडियस, कर्व सरफेस जो होती है ना, ये वाली कर्व सरफेस, क्योंकि जहाँ से कर्व होगी वहाँ पे एयर फिल्म होगी, वहाँ पे एयर फिल्म जो होगी वहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से इंटरफेरेंस का अमल होगा। तो कर्व सरफेस का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। बड़े बड़े लेंस होते हैं, कमरे इतने बड़े होंगे, बड़े हाई फाई सेटअप है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी अभी जो रिंग बना है इसमें तीसरे रिंग का साइज़ क्या है, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस बनता जाएगा ना R1, R2, R3। अगर आप में से कोई मुझे केमिस्ट्री का स्टूडेंट लेक्चर ले रहा हो तो उसमें बहुत रेडियस होता था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, K शेल, M शेल, N शेल, ये वैसे ही है न्यूटन रिंग। पहला रेडियस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, क्योंकि रिंग्स बनते जाएंगे, जितने रिंग्स होंगे पहला सबसे छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, समझे। फार्मूला नोट करें, फार्मूला लिस्टिंग कर लें तो बहुत फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। वो जो हमने लंबे न्यूमेरिकल किए थे चैप्टर 7 वगैरह में, उस तरह के नहीं देख रहे। एक फार्मूला, अगर इसके सिंबल्स और सारे यूनिट्स पता हैं, फटाफट हो रहा है, इसके सिंबल, यूनिट्स। अब एक फार्मूला आ रहा है न्यूटन रिंग का, संभालें, ये न्यूटन रिंग का फार्मूला है ब्राइट न्यूटन रिंग का, ये ख्याल रखिएगा, ब्राइट न्यूटन रिंग। डार्क अगर होगा तो यहाँ पे ये -½ नहीं होगा, मुश्किल वक्त के लिए लिखें। अगर डार्क होता तो ये फार्मूला इस तरह होता, खाली n⁴ डार्क रिंग का। अच्छा, इसको रिंग भी बोलते हैं, फ्रिंज भी बोलते हैं। हेडिंग न्यूटन रिंग है, लेकिन उसने आगे फ्रिंज बोल दिया है, तो फ्रिंजेस रिंग्स की शक्ल में है। फ्रिंजेस क्या है? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न, स्पेक्ट्रा, इमेजेस, सही है, बहुत सारे नाम इसके, सब नोट कर लिया, गुड। वेवलेंथ नैनोमीटर से मीटर बना ली, रेडियस कैपिटल R, रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, लेंस बड़ा होगा तो उसका कैपिटल R, रिंग छोटे होंगे, फ्रिंजेस छोटी होंगी तो उसका स्मॉल r। सबस्क्रिप्ट लिख देंगे कि कौन सा है, तीसरा है, 5वां है, 11वां है, 15वां है, तो R3, थर्ड पूछा था तो 3 आ गया। इससे ये नंबर तय होगा n कि कौन से नंबर का रिंग है, थर्ड। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है, जैसे यहाँ n आ गया 3 रख देंगे, यहाँ n आ रहा है 3 रख देंगे। n इज़ द नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। अब पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल हो गया, n रख दें 3, लैम्डा और r रख दें यहाँ से 4 एक्सपोनेंट -7 और 5। 3 -½ का मतलब क्या होता है? 3 - 0.5 2.5, आधे का मतलब 0.5 है ना, तो 3 -½ 2.5 हो गया। मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, ये आ गया, इसका रूट लिया, ये आ गया। वर्टिकल कीजिएगा, बस ये ख्याल रहे, इज इक्वल टू एक लाइन में 2 मत लगाया करें। अब ये जो मीटर में आ गया, अब देखिए ये मैं बोल रहा था इस वाले सवाल में, इसमें देखें बना बनाया -3 आ गया ना ये, तो इसलिए इसको मिलीमीटर में लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, इसलिए इसको मिलीमीटर लिख दिया। उसको भी बना सकते हो, उसमें एक डेसिमल मूव करना पड़ेगा, आपके ऊपर है। तो ये आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें बारीकियाँ कितनी सारी आई, कैपिटल R और स्मॉल r में डिफरेंस, और डार्क फ्रिंज होता तो ये फॉर्मूला। इस सवाल का ब्राइट लिखा हुआ था, ब्राइट, तो इस वजह से ये वाला फार्मूला। न्यूमेरिकल आसान है, बस गलती ना हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी पूछी है उसने,
थिकनेस बिटवीन थर्ड एंड सिक्स ब्राइट फ्रिंज, यानी जहाँ पे थर्ड और सिक्स ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वहाँ पे जो एयर फिल्म की थिकनेस है, यानी जो एयर ट्रैप हुई हुई है थर्ड और सिक्स फ्रिंज बनाने के लिए, उसकी थिकनेस भी बताएं। तो अब एक और फॉर्मूला लिखें, ये थिकनेस के वक्त के काम आता है। ये जो बॉक्स कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि फॉर्मूला लिस्टिंग भी हो रही है साथ साथ, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। थिकनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या रिंग का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसमें एक बारीकी है कि इस n में और इस m में फ़र्क क्या है। n जो है ये नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ फ्रिंज है, लिख लिया मोटा मोटा। n जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंज या रिंग है, सही है। फ्रिंज भी कह सकते हैं, रिंग भी। और ये जो m है ना ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। अब ऑर्डर जो है ना वो एक पीछे चलता है, इसकी एक वजह है, बता देता हूँ। याद भी कर सकते हैं आप, लेकिन वजह भी बता दूँ लॉजिकल। क्योंकि जो सेंट्रल स्पॉट है ना वो हमेशा होता है डार्क। तो देखें सेंट्रल स्पॉट डार्क जो है वो पहला है लेकिन डार्क है, तो 1 0 से एक बड़ा हो गया, यानी वो 0 जो है वो 1 से एक कम हो गया। यानी सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज़ ऑलवेज डार्क, डार्क स्पॉट बनता है बीच में, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना ये वाला लेंस का और ग्लास प्लेट का, वो 0 पार्ट डिफरेंस और 0 फेज डिफरेंस हो जाता है। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो क्या होती है बोले, डिस्ट्रक्टिव की वजह से वो 0 होकर ख़त्म हो जाता है, सही है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि चूँकि लाइट रेयर मीडियम है, एयर से आई ना हवा में से और चली गई लेंस में जो कि एक डेंसर मीडियम है, तो फेज़ रिवर्सल होता है। फेज़ रिवर्सल की वजह से ये m+1/2 आता है। वरना अगर आपने वो यंग्स डबल स्लिट पढ़ा हो तो m+1/2 डिस्ट्रक्टिव का होता है फॉर्मूला। तो ये कन्फ्यूजन नहीं फैला रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फेज़ रिवर्सल की वजह से m+1/2 है और ऑर्डर जो है वो एक पीछे चलेगा। यानी कि अगर आपने इस थर्ड को और 6 को देख के यहाँ पे 3 और 6 रख दिया तो सारा गलत हो जाएगा। आधा 2 नंबर तो मिल चुके हैं रेडियस वाले के, उसके गलत हो जाएगा। अब पोटेंशियल अगर मेरी बात हजम हो गई तो अब T का मतलब थिकनेस है, थिकनेस यानी एयर फिल्म की थिकनेस। यहाँ पे ये जो थिकनेस आई, डायग्राम बिल्कुल घिच-पिच हो गई लेकिन समझ में आ रही है तो आप साथ साथ देख रहे हैं। ये जो एयर फिल्म है ये थिकनेस T हो गई जो वहाँ पे ट्रैप हुई है। अब डिफरेंस पूछा उसने थर्ड और 6 का, इसका नाम पहले थर्ड का निकालना पड़ेगा फिर 6 का, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा थिकनेस का डिफरेंस कितना है। तो अब पहले थर्ड के लिए यहाँ पे 2 रखें तो 2.5 2.5 होता है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया 3, इसीलिए आगे के थर्ड के लिए यहाँ 3 आ गया, सही है। अब कैलकुलेटर मल्टीप्लाई डिवाइड का चलाएं तो ये थर्ड रिंग की थिकनेस फिल्म आ गई। अब 6 के लिए एक कम, सही है, ये 6 - 1 से आया और ये 3 - 1 से आया। अब ये पुट करें तो 5.5 5.5 होता है, डिवाइड बाई 2 करें तो ये कैलकुलेटर चला के 5th रिंग या फ्रिंज की एयर फिल्म की थिकनेस आ गई। अब दोनों का डिफरेंस के लिए, अच्छा बड़ी फिल्म जो होगी वो बड़े रिंग से बनेगी तो बड़े में से छोटा माइनस, उल्टा माइनस कर देंगे तो डिफरेंस माइनस आ जाएगा। ये बारीकी है, तो ज़्यादा में से कम वाला माइनस करना है, ठीक है। माइनस किया कैलकुलेटर चला के, अब ये फिर मीटर में आ गया इतना पावर के साथ, तो इसलिए इसको फिर नैनोमीटर बनाएंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो इससे पूरा एक अच्छा सा जवाब आ जाएगा 600, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगा दूँ अगर तो 2 डेसिमल मूव हो जाएंगे और 9 - 7 2 होता है, तो 2 डेसिमल। यानी कैलकुलेटर का देखो इस्तेमाल कम से कम बता रहा हूँ बच्चों, क्यों, एप्टीट्यूड में कुछ इदारे हैं जो कहते हैं कैलकुलेटर रखो दिमाग से करो। तो ये जो सर जवाब पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये फ़ायदा दिलवा रहे हैं, बाकी आपकी सोच है। तो नैनोमीटर में थिकनेस आ गई बिटवीन, तो ये आंसर ए था और ये हो गया आंसर बी। 17वां न्यूमेरिकल लग रहा हो इतनी लंबी छलांग नहीं, पीछे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद, वो लंबा न्यूमेरिकल है, फिर इंशाल्लाह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के होंगे सारे और बीच के सब है थ्योरी।
टॉपिक बदलने से पहले मैं थोड़ा सा मूव कर दूं कि एक साथ ही ये समझा भी दूं, एक साथ ही आप देख भी लें। इस न्यूमेरिकल में ये है, कैटेगरी बदल रही है फिर से, एक एक न्यूमेरिकल की एक एक कैटेगरी। तो ये कैटेगरी 4 आ गई, इसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स, उससे एक्सरेज गुजरती हैं, क्योंकि आम विजिबल लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट हम गुजारेंगे तो वो क्रिस्टलाइन जो है, इसलिए क्योंकि इसमें एक थ्योरी है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द थिकनेस ऑफ और द स्लिट सेपरेशन, यानी स्लिट की जो विड्थ है जिसमें से रोशनी गुजरेगी और इंटरफेयर और डिफ्रैक्ट करेगी, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर। अब आपको पता है केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 2 में आया था, एक्सरेज बहुत शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसे ही है। तो अब बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ वाले को अगर हम ऑर्डिनरी स्लिट्स लाइक यंग्स डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो अगले क्लास में हम करेंगे, उससे अगर गुजारें तो एक्सरेज डिफ्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल नॉन कंपेरेबल हो गई ये दोनों चीज़ें, यानी इनकम्पेरेबल। कैसे? एक्सरेज छोटी वेवलेंथ की और स्लिट चौड़ी हैं, तो अब छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के साथ कैसे सिंक्रोनाइज हो। तो ये थ्योरी हो गई मुख्तसर सी कि एक्सरेज को डिफ्रैक्ट कराने के लिए एटॉमिक प्लेन्स हम लेते हैं, क्योंकि बहुत थ्योरी की थी आपने मेरे साथ, उसका तो लेक्चर भी मैंने दिया हुआ है। उसमें एटम्स की जो साइज़ होता है ना, वो बहुत बहुत कम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट या उससे भी बिलो, और एक्सरेज का भी ऐसे ही होती है वेवलेंथ। तो देखें कंपेरेबल हो गया। तो एटॉमिक प्लेन्स यानी जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है या कोई और इस तरह का रॉक सॉल्ट है या और कोई इस तरह का सॉलिड है जिसके अंदर एटॉमिक प्लेन्स की पैरेलल लेयर्स होती हैं, उससे जब एक्सरेज गुजरती हैं तो बआसानी डिफ्रैक्ट हो जाती हैं और स्टडी हो जाती है उन क्रिस्टल्स की भी और एक्सरेज की भी, 2 in 1, फॉरवर्ड या रिवर्स, एक्टिव या पैसिव। अब आ जाए भाई न्यूमेरिकल पर। लगता होगा सर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम नहीं ज़ाया कर रहा हूँ बेटा, सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लें बराबर। एक्सरेज जिसकी वेवलेंथ देखें, छोटी वेवलेंथ है नैनोमीटर में, कितनी पीछे जितने टॉपिक गुजरे देखें कितनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ है, नज़र आ रहा है? ये चेक होता है, उसमें सारी विजिबल रेंज में आ रही है, इसमें एक्सरेज की रेंज में आ गई। डिफ्रैक्शन प्ले देखा है, रॉक सॉल्ट जो नमक होता है हमारा, उसके सॉलिड में से गुजरी, और एटॉमिक प्लेन्स का फासला 1.98। अब इसके अंदर जो एटॉमिक प्लेन्स का डिस्टेंस है ना, इसको डी से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, अब डी को मिक्स नहीं कीजिएगा, एक डी तो गुजरा है यंग्स डबल स्लिट में, वो स्लिट्स की सेपरेशन है, ये एटॉमिक प्लेन्स की सेपरेशन है, यानी कि अगर ये एटॉमिक प्लेन्स हैं तो ये डिस्टेंस ये है डी, इसको आप कहेंगे एटॉमिक प्लेन्स। प्लेन का मतलब है जो पैरेलल लाई करते हैं एक के ऊपर एक, सॉलिड्स जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं वो अरेंज होते हैं, तभी तो सॉलिड जो है डेफिनेट शेप लेता है। सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम बनने जा रहा है, डिफ्रैक्शन हो रही है, और ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल का मतलब है जिस पे एक्सरेज जो है उसके ऊपर गई हैं, तो थीटा ग्लैंसिंग एंगल है, लैम्डा वेवलेंथ है, एम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, और डी इसमें बस यंग्स डबल स्लिट से कंफ्यूज नहीं करेगा, डी का मतलब एटॉमिक प्लेन्स की सेपरेशन, यानी इंटर एटॉमिक प्लेन्स सेपरेशन। अब ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, कैसे? वेवलेंथ लैम्डा जो नैनोमीटर में, मीटर बना ले, कई मरतबा बता दिए मीटर कैसे बनता है, सही। डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में दी हुई है, तो पहले सवाल में भी एमस्ट्रॉन्ग था, कैसे किया? 10⁻⁻10 से, ठीक। ऑर्डर जो है डिफ्रैक्शन का एम, जो मैंने यहाँ भी देखा ऑर्डर एम, ग्लैंसिंग एंगल थीटा। अब इस फॉर्मूले को लिस्ट में शामिल करें, इसको कहा जाता है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग जो एक फिजिसिस्ट था, उसने एक्सरेज डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स पे काम किया था और उसने ये फार्मूला ड्राइव करके निकाला था। अब इसमें हमें थीटा चाहिए तो थीटा अलग कर लें, 2d अपॉन में चला जाएगा, m और लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, m क्या है भाई? ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर 2, लैम्डा जो कन्वर्ट करके है वो 2d, इसमें 2 से 2 काट दें, कैलकुलेटर जल्दी से चल जाएगा, डिवाइड करें, ये आया। साइन इन्वर्स लेंगे तो एंगल आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, शिफ्ट साइन वाला बटन जो सेकंड फंक्शन की पैड पे राइट पे होता है, साइन कॉन्स्टेंट, साइन वाला इन्वर्स, एंगल आ गया डिग्री में, इज़ द ग्लैंसिंग एंगल फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। अच्छा, अभी जाइएगा नहीं, रब करूँगा, एक सवाल करना है,
उससे पहले एक चीज़ सुन ले जल्दी से, ये सारे सवाल रिवर्स कीजिएगा, बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड बुक का है। यंग्स डबल स्लिट है उसका तो बता दिया था। इसमें ये कि ग्लैंसिंग एंगल दे दे, वेवलेंथ पूछ ले, ग्लैंसिंग एंगल दे दे, इंटर एटॉमिक प्लेन्स यानी डी का फासला पूछ ले। जाइएगा नहीं, एक न्यूमेरिकल बाकी है। ये आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन भी 5 है, कैटेगरी भी 5 है। यह है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। कभी आप लोगों ने जो है सोप बबल्स या ऑयल फिल्म इस तरह देखा हो, पानी के ऊपर एक कभी लेयर आ जाए तो उसके अंदर एयर फिल्म ट्रैप हो जाती है, और अगर रोशनी एक ख़ास रिफ्लेक्शन के अंदाज में उसमें जाके पलटती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें विविड कलर्स, रंग बिरंगा जो है नज़र आता है झिलमिलाता हुआ। दैट इज़ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। अब इसी के मुतालिक ये न्यूमेरिकल है। कह रहे एक सोप फिल्म यानी कि साबुन का झाग वगैरह जो होता है उस पानी के ऊपर आ जाता है, उसका जो एक फ़िल्म बन गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन जो है उसका इंडेक्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जो है कोई चीज़ जाती है तो डेंसर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 9-10 में पढ़ा होगा। जैसे एयर का 1 पूरा होता है, बाकी वाटर हो, ग्लिसरीन हो, डायमंड हो, ग्लास स्लैब हो, सबका अलग अलग, प्रिज्म हो, अलग अलग होता है। एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, सही है। अब वो कह रहे हैं कि जो एयर फिल्म की थिकनेस है एक नुक्ते पे वो मेजर होती है 9-10 नैनोमीटर। अब इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो ये कि मिसिंग वेवलेंथ कौन सी है, और दूसरा पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, यानी जिस जगह पे ये ऑब्जर्वेशन हो रही है वहाँ की मिसिंग वेवलेंथ और स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिसिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये दो चीज़ें पूछ रहा है। अब जो बारीकियाँ बताऊंगा देखिएगा, वरना एक ही काम बार बार करना है। न्यूमेरिकल लंबा लग रहा होगा लेकिन एक ही काम बार बार है, इसमें एक ही काम बार बार करना है, लंबाई मत देखिएगा सवाल की। इसमें मेथड समझिए। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एन हो गया, थिकनेस अभी लास्ट जो न्यूमेरिकल मैंने किया था आपके सामने उसमें भी थिकनेस का लफ्ज़ आया था, टी उसका सिंबल होता है। नैनोमीटर को मीटर बनाना है, बहुत दफ़ा आज बता दिया, तो -9 से ये मीटर बन गया। मिसिंग वेवलेंथ्स और स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये पूछ रहा है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को ये कैसे पता चल रहा है सवाल पढ़ के कि 3 ही होंगी। ये ट्रायल एंड एरर है, आप लोग प्रैक्टिस के बाद तय करेंगे। मैंने प्रैक्टिस करके तय कर लिया। कैसे सर समझाएं? देखिए, सबसे पहले ये समझें कि मिसिंग वेवलेंथ से मुराद क्या होती है। मिसिंग वेवलेंथ से मुराद वो होती है जो ऑब्जर्वेशन में हमें नज़र नहीं आएगी, यानी कि जो स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसमें वो नज़र नहीं आएगी। तो वो उसी वक्त होगा जब डार्कनेस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो अब ये मैंने थ्योरी बताई कि मिसिंग वेवलेंथ जब डार्कनेस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और स्ट्रॉन्गेस्ट इसका कंट्रास्ट हो जाएगा यानी जब कंस्ट्रक्टिव हो, यानी जब नज़र आए मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ तो वो हो जाएगी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब बस आपको फॉर्मूले समझने हैं इंटरफेरेंस इन फिल्म के। ये तकरीबन वैसे ही लग रहा होगा जैसे अभी हमने बोले वो किया था न्यूटन रिंग का सवाल, क्योंकि न्यूटन रिंग में भी याद है वो लेंस था तो उसके करीब का ये न्यूमेरिकल शुमार होता है, लेकिन चूँकि बड़ा था तो मैंने इसलिए इसको एक्सरेज वाले की बात किया है। अब इसमें ट्रायल एंड एरर क्या है सर? इसमें ट्रायल एंड एरर ये कि m को 1 2 3 करके रखते जाएं और सुबह कर दें। वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। विजिबल रीजन जो होता है ना, विजिबल रीजन, इसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। कुछ बुक वाले 800 तक बोलते हैं, लेकिन 400 to 700 अकॉर्डिंग टू योर बुक है, सही है। ये विजिबल लाइट है जो हम देखते हैं, जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, विजिबल लाइट या विजिबल रीजन जो विबग्योर करके होता है, वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट से रेड तक विबग्योर स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, डिस्पर्जन से आता है। तो
अब m को 1 रखें, यानी अब है पोटेंट गेट का न्यूमेरिकल, अब जो समझा दूँगा उसके बाद आप जा भी सकते हैं। m को 1 रखा, n और t को यहाँ से रखा, कैलकुलेटर चलाया मल्टीप्लाई। अब गौर से देखें ये -6, अब -6 का मतलब 3 डेसिमल मूव करना पड़ेगा तो एक 0 आएगा। तो ये तो इतनी बड़ी वैल्यू हो गई इसके रेंज से बाहर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे मिसिंग नहीं है, क्योंकि मिसिंग भी जो है वो विजिबल रीजन में होगी और स्ट्रॉन्गेस्ट भी विजिबल में होगी, क्योंकि ये तमाम एक्सपेरिमेंट जो है हम जो कर रहे हैं विजिबल रीजन के साथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ कर रहे हैं, सवा एक्सरेज वाले के। सही है। अब आप लोग इसीलिए सोचेंगे 2 मैंने क्यों नहीं रखा, 2 मैंने कैलकुलेटर में रखा, देखा कि नहीं आया तो जंप लगा दी, यानी 1 के बाद 3 पे आ गए कि 2 रखते हैं तो दोबारा कुछ ऐसा आता है जो 700 से बड़ा होता। आप फेयर करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसके नंबर नहीं है। 3 पे आ गए तो देखें रेंज में अभी भी नहीं आया, और से देखें 3 एक जंप किया, फिर भी उसके बावजूद देख रहे हैं 700 से आगे। इसका मतलब ये भी हमारे जो है मिसिंग वाला नहीं है। अब मैं लेकिन देखें करीब आना शुरू हो गया 700 के, इसलिए अब मैंने 3 के बाद 5 नहीं किया, जंप 4 पे आ गया। ये इसकी टेक्निक है कि जब आपको लगे कि काफ़ी दूर है, देखिए बहुत दूर है ना ये तो 700 से 2000 का फ़र्क, 2000, तो इसलिए मैंने जंप किया। अब करीब आ गया है तो इसलिए अब जंप नहीं किया, वरना एक मेरा मिस हो जाता, वो वाला मिस कैलकुलेशन का, और नंबर कट जाते। अब 4 रखा तो देखें रीजन में आना शुरू हो गया, क्योंकि 2 डेसिमल मूव किया, राउंड ऑफ कर दिया, 25 को यूँ समझे कि ये 30 है, तो राउंड ऑफ होके 683। अब गेम बन गई, करें जल्दी। अब 4 आ गया तो अब यानी लाइन से आएगा, 4 आ गया तो अब 5 से भी आएगा, 5 से आ गया तो 6 से भी आएगा। अब 7 रखेंगे ना अगर आप, तो अब इससे नीचे चला जाएगा, 400 से नीचे चला जाएगा, करके देखिएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं 7 रख दूँगा तो ये अब आपका 400 से नीचे चला जाएगा, इसलिए ये वाला भी नहीं लेंगे, करके देख सकते हैं आप, लेकिन ये ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मिसिंग, यानी डिस्ट्रक्टिव, जो हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, जो हमें नज़र नहीं आएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट इसका उल्टा है। अब खुद ही खेलें, खुद ही खेलें। अब m को इसमें, अच्छा इसमें m को 0 से शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव है ना। 0 प्लस आप यहाँ पे 0 नहीं रखिएगा, क्योंकि अपॉन में 0 रखा वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये स्टार्टिंग होगी 1 से और ये स्टार्टिंग होगी 0 से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0 रखा क्यों, रखे बहुत बड़ी गिनती आ जाएगी। जैसे देखें अभी मैंने 3 रखा है, 3 से भी बड़ा आ गया है, ये देखें 780 आ गया, जो कि 700 को एक्सीड कर रहा है। तो अब आप लोग 1 से 2 से रख के देखिए खुद ही। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिएगा प्रैक्टिस के दौरान। आप नोट कर रहे हैं इसका ये वाला हिस्सा मुसलसल एक जैसा चल रहा है, 2NT 2NT 2NT, देख रहे हैं। तो आप कैलकुलेटर से ना 2NT की वैल्यू निकाल लें एक दफ़ा, ये देखें 2NT, इसको रेफरेंस बना लें, इस वैल्यू को रेफरेंस बना लें। अब रेफरेंस जो है ना यहाँ भी रख दें, आपको बार बार इस तरह नहीं रखना पड़ेगा। एक दफ़ा निकाल के 2.73 रेफरेंस बना के वही पुट करें, वही पुट करें, फिर इवन एक ज़्यादा भी आप पुट करेंगे ना ट्रायल वाला, आपको बोरियत नहीं होगी। अब देखें मैंने इसमें यही किया, लगता है कि सर भूल जाते हैं, भूला नहीं, ये सिखाने के लिए होता है कि देखें ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, चॉइस इज़ योर्स। अब देखें इसमें ये रेफरेंस बन गया, उसी को वहाँ रखा, फिर उसी को वहाँ रखा, उसको वहाँ रखा, कैलकुलेटर में वो मेमोरी में पुट एंड गेट। अब पहले 0 1 2 से रख लीजिएगा, इससे क्या होगा, ग्रेटर आ रहा होगा 700, करके देख लीजिएगा 1 से भी 2 से भी। सही है। 3 ज़बानी में कैलकुलेटर से करके दिखाई दूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। 2 रखने से क्या आएगा, 2 रख रहा हूँ, सही है। 2.73 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई 2 रखा तो 2.5 यानी 2.5। ये देख ले क्या आया, 1092 नजर आ रहा है, 1092 एक्सीड हो रहा है ना, यानी m=2 रखने से भी आ रहा है 1092 नैनोमीटर, जो कि बड़ा है। सही है। और इसलिए ऑब्वियस था कि देखो 3 रखने से भी बड़ा आ रहा है, तो 2 से 1 से तो बहुत बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसे में जंप कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ देखें 1 रखा था फिर डायरेक्ट 3 पे आ गया था, समझ में आ गया। अब जल्दी से देखें
अच्छा ये देख रहे हैं लैम्डा उस वक्त तक लिखें जब तक हमारा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। जैसे ही आना शुरू हो जाएगा तो ये 1 2 3 हमारा रिजल्ट है, सही है, स्ट्रॉन्गेस्ट और मिसिंग का। इसमें देखें लैम्डा, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सीड कर रहा है ना विजिबल से, तो अब 1 रखा, ये रेंज में आ गया। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कन्वर्ट लंबा सवाल है ना, तो कन्वर्ट आप डायरेक्ट करेंगे 2 डेसिमल मूव नैनोमीटर, 2 डेसिमल मूव नैनोमीटर। ये अब इसमें चलाया आपने, देखिए 496 रेंज, ये देखिए साहब उसमें रीजन में आ रहा है, 700 से अंदर आ गया, ये 700 के अंदर आ गया, इसलिए ये हमारे आंसर हैं। समझ में आ गया टॉपिक। अब इसके बाद अगर आप m को 7 रखेंगे ना, करके देख लीजिएगा, अब ये 400 से नीचे चला जाएगा, इसलिए अब हमारा ये वाला नहीं होगा। तो इसलिए रिजल्ट हो गया मिसिंग का, डिस्ट्रक्टिव, वो हो गया हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट का, कंस्ट्रक्टिव। मज़ेदार न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी ज़िंदगी और सेहत के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, आप लोग मेरी एनर्जी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।